देश में किसान ही होता है जो समझाता है कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति पर देश को मजबूत करना है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मापदंड तय करने के लिए किसान की परिस्थिति अनुकूल होना बहुत जरूरी है। और शायद हम कहते भी हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि अगर बढ़ेगी, उत्पादन अगर बढ़ेगा, हालात अगर सुधरेंगे किसानों के, तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती नजर आए। और उसके लिए समय समय पर कई बार प्रयास भी किए गए, कई बार ऐसे रोड मैप तैयार किए गए जिसके आधार पर कहा जाता है किसानों को फायदा पहुंचाने के सरकारों ने काम किया। बिहार की स्थिति में 3 बार अब तक जो है वो कृषि रोड मैप तैयार हो चुका है और चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत कर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 रोड मैप किस तरीके से बिहार के अंदर किसानों के उत्थान की रणनीति पर काम करते नजर आए और इस चौथे से क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल आज की डिबेट का यही रहने वाला है कि कृषि रोड मैप से किसानों की किस्मत क्या बदलने वाली है। चौथे कृषि रोड मैप पर बिहार में क्यों मचा सियासी बवाल, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इससे पहले जितने भी रोड मैप तैयार किए गए उसमें कहीं ना कहीं पैसा कमाने की रणनीति पर काम किया गया, किसानों को कुछ नहीं मिल पाया। ये विपक्ष का दावा है। बिहार में किसानों की आमदनी कब बढ़ेगी, आखिर इनकम कब बढ़ेगी, कब वो पैसा कमा पाएंगे, क्या ये चौथे रोड मैप के बाद हालात परिस्थिति सुधरती नजर आएगी। यही तमाम सवाल है जो आज हम चर्चा में अपने तमाम सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे और साथ में तमाम उन राजनीतिक दलों के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आरोप भी लगाते हैं और जो अपनी सरकार का बचाव भी करते हैं। तो सवाल यही है कि हालात किसान के कब सुधरेंगे और अगर सुधरे तो आखिर किसान को क्या मिलेगा। तो शुरुआत में मेरे साथ रहने वाले हैं इसमें सौरभ कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पटना से, पीके शेखर प्रवक्ता है बीजेपी की, इसके अलावा सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी की, विनीत सिंह एलजेपी आर से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नीरज जैन किसान है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर जो परिस्थितियां अभी हैं, जो हालात अभी हैं, उसमें वो कैसे क्या चीजें देखते हैं और क्या मानते हैं कि चौथा रोड मैप निश्चित तौर पर क्या किसानों की तकदीर बदलेगा या हालात जस के तस रहने वाले हैं। इसके अलावा कृष्णकांत राजनीतिक विश्लेषक और अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लगने वाले हैं। तो पहला सवाल, और सौरभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहते हैं किसान ही देश की अर्थव्यवस्था तय करता है, किसान ही तय करता है कि आखिर देश की रणनीति पर इकोनॉमिकली किस तरीके से हम अपने उत्थान की तस्वीर पेश करें। बिहार की तस्वीर क्या है किसानों के हिसाब से, आप जरा समझाइए। जी बिल्कुल वरुण, काफी दिनों के बाद आपको देखकर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार एक गरीब राज्य है और ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ के किसान अगर अमीर हो जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। 18 साल नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बावजूद किसानों की जो हालत है वह मुझे नहीं लगता है कि उसमें थोड़ा सा भी सुधार हुआ। जो पहले थी कमोबेश वही हालत अभी भी है और अगर कहें तो पहले से भी और ज्यादा खराब ही हो चुकी है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप दाल की खेती की बात करेंगे तो जो टाल क्षेत्र है उसके किसान आज भी काफी परेशान हैं, क्योंकि समय पे बुआई नहीं होती है। यानी टाल का जो पानी है वो समय से निकलता नहीं है, जिसके कारण बुआई नहीं होती है और दाल का जो फसल है वो भी अच्छा नहीं होता। और अगर किसी साल अगर बुआई हो भी जाती है तो दाल का जो उचित कीमत है वो किसानों तक नहीं मिलता है। और मैं खुद टाल क्षेत्र से आता हूं, मुझे पता है कि कई घर ऐसे हैं जहां बेटियों की शादी नहीं हुई है। किसानों को ये उम्मीद होती है कि अगले साल अच्छी फसल होगी तो हम अच्छे से अपनी बेटी का शादी कर पाएंगे, लेकिन वो साल पिछले 4-5 सालों में कभी नहीं आया है। तो निश्चित रूप से आज अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ है वह राष्ट्रपति के हाथों कराया। इसके पहले भी 3 कृषि रोड मैप आ चुके हैं, लेकिन उससे भी किसानों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि मैं कहूंगा कि उनके जो हालात थे वो पहले से ही और पहले से भी और ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो केवल कृषि रोड मैप बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा। किसानों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी जो स्थिति है उससे अवगत होना पड़ेगा और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, तभी किसानों के हालात में सुधार हो सकता है। वरुण,
सही कहा, शायद बदलाव से ही ये तय होगा कि बयार किस तरफ बहने वाली है। नीरज जैन जी मेरे साथ हैं। नीरज, औरत ने आपको जिस तरीके से बात रखी अपनी कि किसानों की जो परिस्थितियां हैं वो देश के सामने है। बिहार में लगातार ये बात की जाती है कि उत्पादन क्षमता कब बढ़ेगी फसल की, सही दाम ना मिल पाना, ये बहुत बड़ा मैटर है। आपके हिसाब से अभी की जो स्थिति है किसानों की, वो किस तरीके से बदलने की परिस्थिति नजर आ रही है आपको, और खासकर चौथे रोड मैप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल से यह चर्चा जोरों पे चल रही है कि कृषि रोड मैप, तो चौथा कृषि रोड मैप बिहार के किसानों को दिया गया है। महामहिम के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, खुशी की बात है। नीतीश कुमार जी मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं किसानों का शुभ चिंतक हूं, मैंने चौथी बार कृषि रोड मैप लागू किया है। लेकिन जहां वस्तु स्थिति की बात मैं बताऊं आपको, तो किसानों का आंशिक भला हुआ है। मैं सच्चाई से कहूं तो आज मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से मैं बोल रहा हूं, जहां खेतों में बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, बिजली चालित मोटर से सिंचाई कर रहे हैं, तो डीजल लेस खेती तो हम कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सिर्फ डीजल लेस खेती को हम सारी सुविधा नहीं मान सकते, आज हम देखें तो बिहार के किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक समस्या ही समस्या है। बीज के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी का एकाधिकार है बिहार में, और जिसके अपने मनमानी रेट होते हैं, जिस पर बिहार सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बाजार की समस्या है, यही सरकार रोडमैप लाती है और यही सरकार बाजार समिति को भंग कर देती है। आज सिर्फ धान के अलावा कोई भी अनाज एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। हम मक्का उत्पादन में कृषि पुरस्कार पा चुके हैं। बिहार के किसानों ने बिहार सरकार को वह गौरव दिया कृषि कर्मठ सम्मान प्राप्त करने का। उस किसानों का मक्का आज बिहार सरकार नहीं खरीद पाती है, तो सिर्फ एकल फसल धान की आप खरीदारी करते हैं, वो भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसा कृषि रोड मैप है जो आपके बाजार और विपणन को, आपके बीज की पद्धति को प्रभावित करती है। सिर्फ उत्पादन बढ़ने से आप अपनी वाहवाही नहीं ले सकते। उत्पादन बढ़ाना किसानों का काम है, किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है, और आपने किसानों को दिया क्या है? हम बाजार मूल्य पर, एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं, औने पौने दाम में हम व्यवसायियों को, बिचौलियों को बेच देते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जब तक हम एमएसपी नहीं दे पाएंगे किसानों को, हम सभी फसलों का एमएसपी पर खरीद नहीं कर पाएंगे, तब तक सरकार ये रोड मैप लाकर किसानों के साथ छलावा दिखावा कर रही है। मेरी समझ से सही मूल्य मिल पाना, सही कीमत मिल पाना, सही परिस्थिति के हिसाब से माहौल बना पाना, शायद ये समझाता है किसान यही चाहते हैं कि उनकी जो स्थिति है उस पर विचार किया जाए। प्रीति शेखर जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। प्रीति जी, अभी की जो परिस्थिति है उसे आप कैसे देख रही हैं? आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कृषि रोड मैप जो थे उसमें कुछ सुधार होता हुआ नजर नहीं आया। क्या ये माना जाए कि आपको लगता है चौथे से भी आपको उम्मीद नहीं है, या फिर आपको लगता है कि शायद चौथे में कुछ सुधार होती नजर आएंगी स्थिति में? सारिका जी, इसके बाद में आपके पास आऊंगा, मैं प्रीति जी से बात करूं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रीति जी, प्रीति जी आप म्यूट पे हैं। प्रॉब्लम यही है, सब अभी हमको इस फोन पे नहीं आते हैं। जी बताइए प्रीति जी। आपने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है, वो म्यूट हटाइए प्रीति जी। चलिए फिर सारिका जी से जब तक बात कर लेता हूं मैं। सारिका जी, ये लगातार बात की जा रही है कि पहला, दूसरा, तीसरा कृषि रोड मैप जो है उसमें परिस्थितियों में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा, विपक्ष ये दावा कर रहा है। क्या ये चौथे कृषि रोड मैप से हम मान के चले कि किसानों की स्थिति सुधरने वाली है? क्या ये मान के चले कि उनकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से जिस तरीके से फसल के दाम मिलने चाहिए वो मिल पाएंगे? क्या हालात सुधरेंगे आपके हिसाब से? सारिका जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए कृष्णकांत जी से समझ लेते हैं जरा। कृष्णकांत जी, आपने तो राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। आप जानते हैं कि इस समय बिहार की स्थिति क्या है, 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब ये भी एक चुनावी बड़ा मुद्दा है कि किसानों के हित की बात कौन करेगा, कौन किसानों के साथ खड़ा नजर आएगा, और कौन किसानों को समझाएगा कि हम सबसे बड़ी हितैषी आपके साथ? वरुण जी, मैं सबसे पहले बता दूं, देश की जो किसानों की जो स्थिति है
वो किसी भी राज्यों में अच्छी नहीं है। यदि देखा जाए तो उसमें सिर्फ पंजाब या हरियाणा जैसे राज्य है जहां किसान के पास बड़ी बड़ी मशीनरी है उनके घर में और काफी है। बिहार की किसान की स्थिति आज इतने दिनों इतनी बुरी है, जैसा हमारे सौरभ भाई ने भी बोला कि वहां पे जो स्थिति है, आप देखो इससे पहला रोड मैप जो हुआ था 2008 में हुआ था, फिर 4 साल बाद 12 में हुआ, फिर उसके बाद 18 में 17 में हुआ और उसके बाद 22 में। अब ये बताए कि पहले रोड मैप जो है जो हर साल होनी चाहिए, क्योंकि हर साल फसल होती है, हर साल लोगों को अनाज मिलती है और साल में 2 से 3 फसल होती है, तो हर साल चुनाव के टाइम में ये जो है इसको कुछ नहीं, सिर्फ एक चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहला रोड मैप के बाद आपने क्या डेवलपमेंट हुआ, कभी इसकी रिपोर्ट आपने नहीं लगाई। दूसरा रोड मैप के बाद क्या इसका डेवलपमेंट हुआ, दूसरे रोड मैप जैसा सौरभ भाई ने बोला, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिसी। यदि कोई भी पॉलिसी हम लाते हैं उसके जमीन पे एजुकेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो सारे रोड मैप जो है वो बेकार चले जाते हैं। तो ये जो 12, 14, 17 में 4 साल में जो आ रही है और आखिरी जो हुए 23 में, ये इसे 5 साल लग गया। मतलब चुनाव को 1 साल पहले भी ये ला सकते थे, लेकिन आज 23 में लाया, चुनाव के नजदीक लाया, और ये अभी इसका इम्प्लीमेंट तो अब चुनाव के बाद होगा। और जनता के यहाँ की बिहार की जो किसान को जो स्थिति है, आप देखो जब बाढ़ यहाँ पे कहते हैं पानी पहले बिजली डीजल इंजन से आती थी, अब बिजली से आ रही है, बस साल में यहाँ बाढ़ की स्थिति इतनी ज्यादा होती है, फसल हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। आज भी जो बाढ़ की जो नदियां है, वो बाढ़ जो आती है उससे साल में एक बार, जो उससे पूरा बिहार को नुकसान होती है, जो फसल के साथ साथ वहां के जानवर जो है उनके बेघर हो जाते हैं। तो इस चीज को अब देखा जाए तो कुछ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए रोड मैप में, जो पानी जो नदियों की पानी है वो नहरों के रूप में, सिंचाई के रूप में यूज हो। जो ये बाढ़ की पानी जो आकर भी चली जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको हम यदि कहीं स्टोरेज कर ले तो उससे फर्क पड़ेगा। राजनीति परिप्रेक्ष्य में यदि ये जो स्टेटमेंट है, जो उनका जो रोड मैप है, ये टोटली चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। अरुण जी, सारिका जी, सारी बातें आपने सुनी, क्या ये माना जाए कि जो अभी की परिस्थितियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा रोड मैप जो है उस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये रोड मैप किसानों के लिए किसी काम का नहीं रहा, इसमें उनको मूल्य नहीं मिल पाया उत्पादन के हिसाब से, आज भी किसान दर दर भटक रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चौथे रोड मैप से क्या परिस्थिति सुधरेगी, और क्या ये माना जाए आपके हिसाब से कि तीनों रोड मैप सफल थे और चौथे के हिसाब से हालात और सुधरने वाले, आप क्या सोचते हैं? वरुण जी, सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ये कौन है विपक्षी जो इस चौथे रोड मैप का विरोध कर रहे हैं। और इसके पहले जो 3 रोड मैप लाया गया, जिसमें कि 2008 में, 2012 में, 2019 में, और अभी ये चौथा रोड मैप आया 17 में। और इसके पहले जो तीनों रोड मैप के बीच में उस समय की सरकार में भारतीय जनता पार्टी साथ में थे। तो 3 रोड मैप में जो हमारे आज के विपक्षी दल के लोगों ने कोई काम नहीं किया किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में, तो क्या आज उनका जमीर जिंदा है जो आज वो चौथे रोड मैप पे सवाल कर रहे हैं? किस बिना पे कर रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं? जब आपको इतना लंबा समय वक्त दिया गया किसानों के हित में काम करने के लिए, तब तो आपने किया नहीं। और आज वर्तमान सरकार जो कि आपने अपने तमाम किए गए वादे को पूरा करने के लिए आगे अग्रसर है, कर रही है, चाहे वो रोजगार देने के मामले में हो, चाहे अन्य किसी भी मामले में। खास करके देखिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई, सुनवाई और कार्रवाई। और आप देखिए जिस तरीके से पढ़ाई हो या जिस तरीके से सिंचाई यानी कि किसानों का मामला हो, और किसानों के लिए तेजस्वी यादव जी बहुत संवेदनशील हैं। जिस तरीके से वो रोजगार देने के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए वो संवेदनशील हैं। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षाएं समय पे कंडक्ट करवाई, रिजल्ट भी अब निकल रहा है, और आने वाले समय में लगातार देखिए रोजगार का बहार है। बिहार में एक साल में लगभग 4 लाख नौकरियां हमारे सरकार के द्वारा दी गई। कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार ये सरकार, महागठबंधन की सरकार, चाहे बेरोजगार हटाने के मामले में हो, चाहे किसानों को हक दिलाने के मामले में हो, निश्चित रूप से ये सरकार अग्रसर है, काम कर रही है, सकारात्मक रूप से काम कर रही है।
हम यहाँ राजनीति हो सकता है बात कर सकते हैं कि पिछले सरकार ने क्या किया या हम क्या कर रहे हैं, ये तमाम बातें हम कर सकते हैं राजनीतिक तौर पे। लेकिन अगर आप धरातल पे देखें तो हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था कि हम ये चीज करेंगे किसानों के लिए, और अब जब हम रोजगार से आगे बढ़े हैं और अब किसानों के मामले पे आए हैं, तो मैं आपको अपने सरकार की तरफ से जरूर आश्वस्त कर सकती हूँ कि निश्चित रूप से अब समय किसानों का है और किसानों के दुर्दीन जो है निश्चित रूप से खत्म होंगे और उनके पक्ष में सरकार काम करेगी। ठीक है, एक सवाल सौरभ का है आपसे, क्योंकि आप धरातल की बात करी है तो मेरे हिसाब से सौरभ आपसे उसी परिस्थिति के साथ सवाल पूछेंगे। कुर्सी सारिका जी, छोटा सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप छोटा सा जवाब भी देंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कृषि रोड मैप जो आया, क्या बिहार के किसानों को उससे फायदा मिला, लाभ मिला उससे या नहीं मिला? देखिए सौरभ जी, हमारे किसानों की पैदावार बढ़ने के साथ ही साथ उनकी जो उगाई गई फसलें हैं उसका सही मूल्य, उनको सही बाजार, ये मुझे लगता है सबसे अहम 3 हिस्से होते हैं किसी भी किसान की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए। और अगर इन तीनों पहलुओं पर हम बात करें तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पिछले 3 रोड मैप के दौरान जो किसानों के फसलों में तो जरूर बढ़ोतरी हुई, लेकिन उन्हें ना सही बाजार मिला और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान जो है एक पीछे की दिशा में वो जाने लगे। देखिए हम विपक्ष में थे तो भी हम लगातार मतलब सीधे तौर पर आप कह रही हैं कि किसानों को फायदा नहीं मिला 3 रोड मैप से। देखिए हमारे बिहार में 70% जो है किसानी पे ही हमारा पूरा राज्य चल रहा है। हमारे कोई और तो यहाँ कल कारखाने ये नहीं है, ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने हैं, तो हमारा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है उसी पे डिपेंडेंट है। नहीं, हमारी तो पूरी कृषि पे डिपेंडेंट है हमारे बिहार के लोग जो है। तो आज अगर हमारी कृषि व्यवस्था और कृषि किसानों को उनके फसलों के सही मूल्य अगर नहीं मिलता तो सारिका जी 3 कृषि रोड मैप से कोई फायदा नहीं हुआ, तो चौथे रोड मैप से केवल इसलिए फायदा हो जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी आ गई, बस इसलिए फायदा हो जाएगा बिहार को? बहुत बढ़िया सवाल। नहीं बिल्कुल नहीं सौरभ जी, मैंने बोला कि हम पीठ ठुकाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ये प्रयास है किसानों के हक में करने का प्रयास, वो वादा जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ ही साथ तमाम लोग जो तेजस्वी यादव जी के पीछे खड़े हैं उनके हर एक फैसले के साथ, उन तमाम लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि बिहार के किसानों को उनकी उगाई हुई फसलों का सही दाम, सही बाजार मुहैया कराया जा सके। और मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि व्यवस्था देखिए बहुत शर्मराई हुई है सौरभ जी, अगर हम कहें कि ओवरनाइट मिरेकल हो जाएगा तो वो नहीं संभव है, क्योंकि पिछले 3 मैं समझ गया सारिका जी, लेकिन ये बताइए ना कि जो मंत्री किसानों की बातें कर रहा था, जो मंत्री किसानों की भलाई की बात कर रहा था, आपने तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुधाकर सिंह को तो आपने इस्तीफा दिलवा दिया, तो अब कैसे होगी किसानों की बात, कैसे होगी किसानों की भलाई? सौरभ जी, सही संघर्ष करता या सही मायने में मैं तो सिपाही वही उसी को मानती हूँ जो तमाम नेगेटिव परिस्थितियों में भी अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए काम करता रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो किसानों के लिए सोच रहे हैं, और खास करके हमारे नेता ही जब सोच रहे हैं तो वो सिलसिला जब निकल पड़ा है तो निश्चित रूप से किसानों के हित के दिन, अच्छे दिन की शुरुआत हमारे मार्फत होगी तो हमें अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है किसानों को भी भरोसा है तेजस्वी यादव जी पे, और तेजस्वी यादव जी सकारात्मक और बहुत ही गंभीरता पूर्वक किसानों के लिए सोचते हुए वो प्रतिदिन उनके बारे में सोचते हैं। और आज अगर ये रोड मैप तैयार हुआ है तो आने वाले समय में मैं सौरभ जी आपको जरूर ये आश्वस्त करना चाहूंगी आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को। चुनाव से पहले ही क्यों आया? नहीं देखिए, चुनाव से पहले, ये 2 साल पहले सरकार बनी थी, 2 साल से है तो नहीं, तो ये भी तो कह दीजिए ना कृष्णकांत जी कि आप लोग इतने देर से क्यों सरकार में आ गए। अगर 3 साल पहले हम सरकार में आते, अगर मौका मिला होता तो शायद 3 साल पहले हम इसकी घोषणा किए होते। तो समय नहीं है। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं होता। जब मौका मिले, कहते हैं ना, उस समय अगर वो काम करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि वो अहमियत। लेकिन सारिका जी, उसका अच्छे काम का संकेत ना पहले से दिखता है।
जो सुधाकर सिंह आपके कृषि मंत्री हुआ करते थे, जो किसानों की बात करते थे, किसानों के हित में बात करते थे, अधिकारियों को मारने की बात करते थे कि जो अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है उसको आप चप्पल मारिए, उनको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो किसानों की हित में अब कौन बात करेगा? कोई नहीं करेगा। सौरभ जी, अगर सुधाकर जी के दिखाए गए रास्ते पे पूरी देश की जनता चलने लगे तो मुझे लगता है कि ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई पदाधिकारी, प्रतिदिन सब लोग चप्पल ही खाते हुए उनके दिन बीतेंगे। तो मुझे नहीं लगता है ये चप्पल मारो, डंडा मारो, दड़ा दड़ा के पीटो, इस तरह की धारणाओं से कोई काम निकलता है। देखिए, महात्मा गांधी ने अहिंसा के पद को अपनाते हुए उन्होंने देश को आजादी दी। तो मुझे लगता है कि अगर सुचारू रूप से कोई काम और आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है किसी के लिए काम करने के लिए, तो किसी को चप्पल से, जूते से या गाली गलौज के काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये सरकार किसानों के हित में सोच रही है और हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हमें किसानों के लिए काम करना है और हम लगातार उनके लिए काम करने के लिए हमारी इच्छा भी है। और मुझे लगता है आज ये जो चौथा कृषि रोड मैप आया है, तो रोड मैप का अर्थ ही होता है कि किसानों के लिए तमाम जो है सिलसिलेवार तरीके से एक मैपिंग हो, ताकि उनके बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा। मुझे एक चीज लगती है जी, मुझे एक चीज लगती है कि जब आप सत्ता में होते हैं और कोई भी योजना आती है तो फिर आप उस चीज को किस तरीके से सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाएंगे, वो परिस्थिति में है सारिका जी। और वो समझा रही है कि जो पहले हुआ वो क्या था और अब के हालात क्या हैं, उसी को वो कहीं ना कहीं समझाते हैं। नीरज नैन जी एक सवाल पूछ रहे थे, शायद आप भी पूछ लीजिए, उसके बाद में जाऊंगा प्रीति शेखर जी के पास। सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से किसानों के शुभचिंतक बन रही है आपकी सरकार और राजद उसमें समर्थन दे रही है, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे याद है, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की पहली बार किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना थी। जब नीतीश कुमार जी राज्य के साथ पहली बार आते हैं तो बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दिया जाता है और आज भी बंद है। तो एक तरफ तो हम कृषि रोड मैप को लेकर आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम किसानों के शुभचिंतक हैं, दूसरी ओर जो केंद्र से जो योजना आ रही है किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो बिहार में बंद है। मैं भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप सरकार में तो थे तभी से क्यों नहीं लागू करवाए, और आज जब आप किसान चिंतक बन रहे हैं राजद के लोग, जदयू के लोग, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों बंद किया गया है बिहार में? इसे कब तक लागू किया जाएगा? सारिका जी, केंद्र से जी मैंने सुन लिया। नीरज जी हमारे किसान है और किसान नेता है वो, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकती हूँ उनकी व्यथा जो है किसान बीमा योजना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो मैं नीरज जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, नीरज जी, तमाम चीजों पे सरकार की नजर है, किसने बंद किया वो महत्वपूर्ण नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन उसे पुनः लागू करेगा वो महत्वपूर्ण होता है। और किसानों के हित में ये सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो इस बार का बजट है वो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में नहीं रखा गया। हालांकि मैंने कहा कि हमारे बिहार में कोई कल कारखाने नहीं है, अगर केंद्र सरकार चाहती तो कृषि में एक अतिरिक्त जो कहते हैं धनराशि दे करके बिहार सरकार को कृषि के क्षेत्र में बिहार को आगे विकास की दिशा दे सकती थी। लेकिन बिहार हमेशा से ही केंद्र के लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अनदेखी का एक राज्य रहा है। बिहार को हमेशा अनदेखी की गई है और ये निश्चित रूप से अफसोसजनक, यानी वो आरोपों पर दौर जो है वो साधिका की चलता रहेगा। ये कहा जाएगा कि वहां से ये चीजें नहीं हो पाई इसलिए हम ये चीज नहीं करें, लेकिन सवाल ये उठता है, किसान ये चाहता है कि उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसके बारे में सोचा जाए, ये समझा जाए कि आखिर हालात जो हैं उन हालातों के हिसाब से उसके लिए क्या कुछ तय किया जा सकता है। केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, समन्वय बनाने की परिस्थिति हो, शायद वही कोशिश होती है। मैं आपके पास आऊंगा, प्रीति शेखर जी काफी टाइम से हमारे साथ हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, जो सौरभ पूछ रहे थे लगातार, कि क्या ये माना जाए कि पहले के जो 3 थे कृषि रोड मैप, उसमें भी अब आप लोग कमियां निकाल रहे हैं? वरुण जी, हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आपने तो देखा आप सबों ने कि जब कोई लड़का जब दूल्हा बनने के लिए जाता है तो वो पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन उस समय वो बड़ी तैयारी करता है। तो आज जो बिहार सरकार जो चौथा कृषि रोड मैप जो जारी कर रही है, आप ये समझिए कि इनको चूंकि चुनाव में जाना है इसलिए ये अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे का जब इतिहास आप देखेंगे
तो कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 में जो उन्होंने यहाँ की आम जनता से, बिहार के किसानों से, जो बिहार की सरकार ने जो वादे किए थे, उस वादे पर वो खरे नहीं उतर पाए। उनका वादा था, कहा गया कि हर भारतीय के हर थाली में एक व्यंजन बिहारी होगा। कहां गया वो वादा कि हर किसानों को वहां पर अलग से बिजली मिलेगी सिंचाई के लिए। कहां गया बिहार सरकार का वादा जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को, सबको, किसी भी किसान को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उनको सिंचाई भी मिलेगा, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलेगा ढंग से, और उनको हर योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन आज जब 3 कृषि रोड मैप की जब विफलता को छिपाने की जब बात आई, तो फिर से रीलॉन्च कृषि रोड मैप 4 उनके माध्यम से किया जाता है, जिसमें वो पहले की सभी बातों को गौन करते हुए, अपनी उपलब्धियों पर मौन रहते हुए अब वो नए कलेवर के आना चाहते हैं। लेकिन जनता बिल्कुल हर बातों को पहचानती है। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को अब तक बिहार में क्या फायदा हुआ? किसान आज भी अपने खेतों में अलग से बिजली का कनेक्शन लेने के लिए वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप जो पूरे बिहार में जो खेती आधारित लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं बिहार में, लेकिन आज भी कभी लोग वो बाढ़ की मार झेलते हैं, कभी सुखाड़ की मार झेलते हैं। जब उनके फसल लग भी जाते हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है बिहार में। तो कृषि रोड मैप नहीं, अब बिहार सरकार को अपनी विफलताओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और पूरे देश में जो 28वें नंबर पर बिहार खड़ा है, उसके लिए नीतीश जी को, उसके लिए तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि आपके सरकार में रहते हुए बिहार के आम लोगों को, यहाँ के किसानों को ऐसा क्यों दिन देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छा सौरभ जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया सारिका जी से। नहीं, प्रीति जी आपसे भी मेरा सवाल है, प्रीति जी आपसे भी मेरा सवाल है। ये जो आप कह रही है 3 जो कृषि रोड मैप पर जो आप सवाल खड़े कर रही हैं, तो तीनों कृषि रोड मैप जो है ना, वो आपके रहते हुए लागू हुआ था। अगर उसमें कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। जी, आप सौरभ जी, आप अगर यह कह रहे हैं तो आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि बिहार में सत्ता की चाबी किसके पास रही? आज भी किसी भी मंत्री को आज भी सुन लिया जाए, अभी तुरंत प्रीति जी आज भी सत्ता, प्रीति जी आज भी सत्ता की चाबी तेजस्वी जी के हाथों में नहीं है। सत्ता में आई, लेकिन आज भी उन्हीं की चल रही है। और अब जब वो राजद का वो साथ ले रहे हैं, तो वो अब कहाँ, आप देख लीजिए, कोई भी चाहे मंत्री है वो काम करना चाहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उनके आ रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां पर सीधे सुप्रीमो उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। और जहां तक बिहार में भाजपा की जिस डिपार्टमेंट में हमारे मंत्री रहे, उनकी अच्छी सहभागिता रही, उनका अच्छा प्रयास रहा। लेकिन प्रीति जी कृषि मंत्री आपके हुआ करते थे जी, कृषि मंत्री जब वो हमारे थे, तो जब भी हमारे यहाँ जो भी योजनाएं चली है, आज जो अभी भी अगर उस पर कोई भी काम हो रहा है तो उसी परिकल्पना की देन है कि आज कुछ भी काम आप देख रहे हैं। लेकिन जो बिहार सरकार जो पूरी कृषि रोड मैप बनाती है, आप बात करते हैं, आप बिहार सरकार में मुझे याद घुमाने वाले तो आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री थे। अरे उनको छोड़कर कोई सुनता है? आज तेजस्वी जी या नीतीश जी को छोड़कर बाकी राज्यों में गठबंधन की सरकार को त्याग दीजिए और खुद की सरकार को बनाइए, गठबंधन की सरकार को त्याग दीजिए। प्रीति जी आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रही हैं कि कृषि मंत्रालय जो है वो, मुझे याद है कि हमेशा बीजेपी के पास रही है, उसके बाद भी आपके मंत्री अगर काम नहीं कर पाए तो उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार थे। नहीं, आप मिले जुले रहे हैं सौरभ भाई, आपको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आप उसमें जदयू के भी मंत्री रहे हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं रहे। नरेंद्र सिंह किस पार्टी के थे उस समय जब वो नहीं वो तो थोड़े दिन के लिए आप बात नहीं प्रेम कुमार मुझे याद है सौरभ जी, मुझे याद है 10 साल से ज्यादा जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बिहार में किसान खुशहाल हो गए? क्या जो उनका वादा था कि हर भारतीय के थाली में बिहारी व्यंजन परोसे जाएंगे, तो यहाँ में जो चाहे आप खेती की बात करें, अन्य फसलों की